मैं लाली हूँ, 36 साल की, एक आत्मविश्वास से भरी, हंसमुख और जिंदा दिल लड़की अपने छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसने कुछ समय पहले अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक लोन लिया था, शायद घर को और सुंदर बनाने के लिए या अपने छोटे मोटे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हर महीने लोन की किस्त लेने एक शख्स आता था, रोहन, जो बैंक का रिकवरी एजेंट था। रोहन की उम्र करीब 30 से 32 होगी, आंखों में एक चमक, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और बातों में वो जादू जो किसी का भी दिल पिघला दे। पहली बार जब रोहन मेरे घर आया तो मैं उसे बस एक औपचारिक नज़र से देखा। हाँ, कितना बनता है? ये लो पैसे। मैं जल्दी से पैसे गिनकर दिए और दरवाज़ा बंद करने की सोची, लेकिन रोहन ने अपनी मखमली आवाज़ में कहा, लाली जी, आप तो इतनी जल्दी में रहती हैं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएंगी? मैं हंसते हुए कहा, पानी? अरे, आप तो, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस पानी ही चाहिए था लाली जी, लेकिन मुझे लगता है आपकी कहानी में थोड़ा प्यार चाहिए। फिर उसने एक चिट्ठी निकाली और लिखा। लाली और रोहन की प्रेम कहानी अब गांव में मशहूर हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर लाली के छोटे से बिजनेस, एक हस्तकला की दुकान, को बढ़ाने का फैसला किया। रोहन ने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और अब वो लाली के साथ मिलकर गांव की औरतों को हस्तकला सिखाता, ताकि वो अपने बनाए गहने और सजावटी सामान शहर के बाजारों में बेच सकें। लाली की दुकान, जिसका नाम अब लाली का लव स्टोर रखा गया था, धीरे धीरे मशहूर होने लगी। लेकिन प्यार की राह में कहाँ सब कुछ आसान होता है। एक दिन जब लाली और रोहन अपनी दुकान के लिए शहर से कुछ सामान खरीदने गए, वहां एक अनजान शख्स ने लाली को देखकर कहा, अरे, ये तो वही लाली है जिसके बारे में गांव में इतनी चर्चा है। लाली और रोहन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वो शख्स, जिसका नाम था रमेश, कोई साधारण इंसान नहीं था। रमेश शहर का एक बड़ा व्यापारी था जो हस्तकला के सामान का कारोबार करता था। उसने लाली के बिजनेस के बारे में सुना था और अब उसकी नज़र लाली की दुकान पर थी। रमेश ने एक दिन लाली के पास एक प्रस्ताव भेजा। उसने कहा, लाली जी, आपकी हस्तकला की कला को मैं शहर के बड़े बड़े बाजारों में ले जाऊंगा। मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। आपकी दुकान का नाम पूरे देश में होगा। लाली को ये प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन रोहन को कुछ शक हुआ। उसने लाली से कहा, लाली, इस रमेश की बातों में कुछ गड़बड़ है। वो तुम्हारी मेहनत को अपने नाम करना चाहता है। लाली ने हंसते हुए कहा, रोहन, तुम तो मेरे प्यार में इतने डूबे हो कि हर किसी पर शक करने लगे। चलो, एक बार उससे मिल तो लें। रोहन ने हामी भरी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। जब वो दोनों रमेश से मिलने गए तो रमेश ने लाली की तारीफों के पुल बांध दिए। लाली जी, आपकी हस्तकला में जादू है। आप मेरे साथ काम करेंगी तो मैं आपको स्टार बना दूंगा। उसकी बातों में मिठास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी जो रोहन ने भांप ली। धीरे धीरे रमेश ने लाली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। वो बार बार लाली को अकेले में मिलने बुलाता, कभी गिफ्ट्स भेजता तो कभी बड़े बड़े वादे करता। लाली का मन डोलने लगा। उसने सोचा, शायद रमेश की मदद से मेरा बिजनेस सचमुच बड़ा हो जाए। लेकिन रोहन का दिल टूट रहा था। एक रात जब लाली और रोहन चांदनी रात में अपने आंगन में बैठे थे, रोहन ने लाली का हाथ थामा और कहा, लाली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये रमेश तुम्हारे बिजनेस को नहीं, तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। लाली को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोहन की आंखों में देखा और कहा, रोहन, मैंने तुम्हारे प्यार को कम आंका। तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, मेरे सपनों का हिस्सा हो। उसने रमेश का प्रस्ताव ठुकरा दिया और फैसला किया कि वो और रोहन अपने दम पर बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कुछ महीनों बाद लाली और रोहन की मेहनत रंग लाई। लाली का लव स्टोर अब न सिर्फ गांव बल्कि शहरों में भी मशहूर हो गया। रमेश को अपनी हार का एहसास हुआ और वो चुपके से गांव छोड़कर चला गया। लाली और रोहन ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक खास दिन गांव के मंदिर में दोनों ने 7 फेरे लिए और अपने प्यार को हमेशा के लिए बांध लिया। अब हर बार जब कोई लोन की किस्त लेने आता, लाली हंसकर कहती, मेरे लोन की किस्त तो रोहन ने चुका दी, अब तो बस प्यार की किस्तें बाकी हैं। लाली और रोहन की मुलाकातें अब गांव की गलियों में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। हर महीने जब रोहन किस्त लेने आता तो वो सिर्फ पैसे लेने नहीं, बल्कि लाली के दिल की धड़कनें चुराने आता।
लाली भी अब उसका इंतजार करने लगी थी। वो सुबह सुबह अपने घर के आंगन में फूलों की माला बनाती और मन ही मन सोचती, आज रोहन क्या नया बहाना लेकर आएगा। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। रंग बिरंगे झंडे, मिठाइयों की दुकानें और झूलों की चहल पहल से पूरा गांव जगमगा रहा था। रोहन ने लाली को फोन किया। लाली जी, आज शाम मेले में मिलो, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। लाली ने हंसते हुए कहा, रोहन, तुम्हारी खास चीजें तो मेरे दिल को पहले ही लूट चुकी हैं, अब क्या बाकी है। लेकिन रोहन ने बस इतना कहा, बस आ जाओ, वादा करता हूँ ये रात तुम कभी नहीं भूलोगी। शाम को लाली ने अपनी पसंदीदा लाल साड़ी पहनी, गजरे से बाल सजाए और मेले में पहुंच गई। रोहन वहां पहले से खड़ा था, एक काले कुर्ते में, जिसमें वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने लाली का हाथ थामा और उसे मेले के बीचों बीच एक छोटे से मंच पर ले गया, जहां गांव के लोग लोक नृत्य देखने जमा थे। अचानक रोहन मंच पर चढ़ गया और माइक थाम लिया। लाली हैरान थी। ये क्या कर रहा है ये? रोहन ने सबके सामने कहा, ये मेला, ये गांव और ये रात मेरे लिए खास है, क्योंकि आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत इंसान से कुछ कहना चाहता हूँ। उसने लाली की ओर देखा और कहा, लाली, तुम मेरे लिए सिर्फ एक लोन की किस्त नहीं, बल्कि मेरे दिल की हर धड़कन हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूरा मेला तालियों से गूंज उठा। लाली की आंखें नम हो गईं और उसने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। अगले दिन जब रोहन फिर से लाली के घर आया, तो उसने बताया कि बैंक ने उसे शहर ट्रांसफर कर दिया है। लाली का दिल डूब गया। रोहन, तुम शहर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? उसने उदास होकर पूछा। रोहन ने उसका हाथ थामा और कहा, लाली, मेरा दिल तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं बैंक की नौकरी छोड़ दूंगा और गांव में ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा छोटा सा बिजनेस हम मिलकर बड़ा करेंगे। लाली की आंखों में चमक आ गई। उसने रोहन को गले लगाया और कहा, रोहन, तुम मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा हो। लोन की किस्त तो मैं चुकाऊंगी, लेकिन तुम्हारे प्यार की किस्त मैं जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगी। और इस तरह लाली और रोहन ने न सिर्फ अपने प्यार की कहानी को पूरा किया, बल्कि गांव में एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया। रोहन अब लोन की किस्तें नहीं, बल्कि लाली के साथ सपनों की नई शुरुआतें गिनता था। गांव वाले उनकी जोड़ी को लोन वाला लव कहकर चिढ़ाते और दोनों हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लेते। लाली और रोहन की शादी गांव में एक बड़े उत्सव की तरह हुई थी। मंदिर के 7 फेरों के बाद पूरा गांव उनके प्यार की मिसाल देने लगा। लाली का लव स्टोर अब सिर्फ हस्तकला की दुकान नहीं थी, बल्कि गांव की औरतों के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी थी। लाली और रोहन दिन रात मेहनत करते और उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई कहता, ये तो प्यार और मेहनत का सच्चा संगम है। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद जिंदगी ने एक नया इम्तिहान उनके सामने रख दिया। एक दिन रोहन को एक पुराना दोस्त विक्रम मिलने आया। विक्रम एक बड़े शहर में रहता था और एक मशहूर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था। उसने लाली और रोहन को एक बड़ा ऑफर दिया। लाली, रोहन, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ मिलकर एक बड़ा हस्तकला मेला आयोजित करो। ये मेला देश विदेश के लोगों को आकर्षित करेगा और तुम्हारा बिजनेस दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। लाली की आंखें चमक उठीं। रोहन, ये तो हमारा सपना सच होने जैसा है, उसने उत्साह से कहा। रोहन भी खुश था, लेकिन उसे विक्रम की चालाक मुस्कान पर शक हुआ। उसने लाली से कहा, लाली, हमें सावधान रहना होगा। विक्रम मेरा दोस्त है, लेकिन बिजनेस में दोस्ती और दुश्मनी एक जैसी होती है। लाली ने हंसकर बात टाल दी। रोहन, तुम फिर शुरू हो गए। हर किसी पर शक मत करो। मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। लाली और रोहन ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया, नए नए डिजाइन बनाए और अपनी हस्तकला को और निखारा। विक्रम ने शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए, जिनमें लाली का लव स्टोर का नाम चमक रहा था। मेला शुरू होने से पहले विक्रम ने लाली को अकेले में बुलाया और कहा, लाली, तुम्हारे जैसी कला और खूबसूरती को मैं विदेश तक ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ विदेश चलो, मैं तुम्हें इंटरनेशनल स्टार बना दूंगा। लाली हैरान थी। उसने कहा, विक्रम, मैं और रोहन एक साथ हैं, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। विक्रम ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, लाली, रोहन तो गांव का इंसान है, वो तुम्हारे सपनों की उड़ान को नहीं समझेगा। मेरे साथ आओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी।
लाली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने साफ मना कर दिया और रोहन को सारी बात बता दी। रोहन ने शांत स्वर में कहा, लाली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन अब समय है कि हम अपने दम पर दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। दोनों ने फैसला किया कि वो विक्रम के मेले में हिस्सा लेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। मेला शुरू हुआ और लाली का लव स्टोर का स्टॉल सबसे ज्यादा भीड़ खींचने लगा। लाली की हस्तकला और रोहन की मार्केटिंग की समझ ने सबका दिल जीत लिया। विदेशी खरीदारों ने उनके सामान की तारीफ की और बड़े बड़े ऑर्डर दिए। विक्रम को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और कहा, लाली, रोहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम दोनों की जोड़ी सचमुच अनोखी है। लाली ने हंसकर जवाब दिया, विक्रम जी, ये जोड़ी लोन की किस्तों से शुरू हुई थी। अब ये दुनिया जीतने को तैयार है। मेले के बाद लाली और रोहन की जिंदगी और रंगीन हो गई। उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का फैसला किया और जल्द ही लाली का लव स्टोर की वेबसाइट पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दोनों ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया, जहां गांव की औरतों को हस्तकला और बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाने लगी। एक रात, जब लाली और रोहन अपने घर की छत पर तारों को देख रहे थे, लाली ने कहा, रोहन, तुमने मेरे सपनों को पंख दिए। रोहन ने उसका हाथ थामा और बोला, लाली, तुम मेरे सपनों की रानी हो। लोन की किस्तें तो खत्म हो गईं, लेकिन हमारे प्यार की किस्तें जिंदगी भर चलेंगी। मामी और भांजे की प्रेम कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का आलम था, रहते थे राधिका और उनका भांजा अर्जुन। राधिका एक 32 साल की खूबसूरत और सौम्य स्वभाव की विधवा थीं, जो अपने पति के देहांत के बाद गांव में अपने ससुराल में रहती थीं। उनकी मुस्कान में एक अनोखी मासूमियत थी, जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। अर्जुन, 24 साल का जवान और उत्साही लड़का, शहर में पढ़ाई पूरी करके गर्मियों की छुट्टियों में अपनी माँ के गांव आया था। राधिका और अर्जुन का रिश्ता हमेशा से खास था। बचपन में अर्जुन अपनी ममेरी माँ राधिका के पास गर्मियों की छुट्टियां बिताने आता था। राधिका उसे कहानियां सुनाती, खेतों में घुमाती और उसकी हर शरारत पर प्यार से हंसती। लेकिन इस बार जब अर्जुन गांव आया, कुछ बदल सा गया था। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था और राधिका की सादगी और सुंदरता उसे किसी और नज़र से दिखने लगी। कहानी की शुरुआत एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, राधिका खेतों में पानी देने गई थी। अर्जुन, जो गांव की ताज़ा हवा का मज़ा लेने निकला था, अनायास ही उसी खेत की ओर चला गया। राधिका को देखकर उसने आवाज़ लगाई, मामी, आप अकेले यहाँ? मैं मदद कर दूँ? राधिका मुस्कुराई और बोली, अरे, शहर का लड़का अब खेतों में काम करेगा? उनकी इस हल्की सी चिढ़ाने वाली बात पर अर्जुन हंस पड़ा और उनके पास जाकर पानी की बाल्टी उठा ली। दोनों साथ में काम करने लगे। बातों बातों में अर्जुन ने कहा, मामी, आप तो बिल्कुल नहीं बदलीं। वही पुरानी मुस्कान, वही बातें। राधिका ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, बदलाव तो वक्त लाता है अर्जुन, लेकिन कुछ चीज़ें दिल में बसी रहती हैं। उनकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी, जिसे अर्जुन ने भांप लिया। उसने धीरे से पूछा, मामी, आप खुश तो हैं ना? राधिका ने जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर बात टाल दी। नज़दीकियां बढ़ने लगीं, दिन बीतते गए और अर्जुन व राधिका का समय साथ में बढ़ने लगा। कभी गांव के मेले में एक साथ घूमना, कभी नदी किनारे बैठकर बातें करना, तो कभी रात को छत पर तारों को देखते हुए पुरानी यादें ताज़ा करना। अर्जुन को राधिका की सादगी और समझदारी में एक अजीब सा सुकून मिलता था, जो उसे शहर की चकाचौंध में कभी नहीं मिला। राधिका भी अर्जुन की परिपक्वता और उसकी बातों में छुपे प्यार को महसूस करने लगी थी। एक दिन गांव में मंदिर के मेले का आयोजन था। राधिका ने लाल साड़ी पहनी थी और अर्जुन की नज़रें उनसे हट ही नहीं रही थीं। मेले में जब राधिका एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर हंस रही थीं, अर्जुन ने अनायास ही कह दिया, मामी, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। राधिका एक पल को रुक गईं। उनकी आंखें अर्जुन से मिलीं और फिर शर्माकर उन्होंने नज़रें झुका लीं। उस पल में दोनों के बीच कुछ अनकहा सा गुजर गया। प्यार का इजहार। एक रात, जब बारिश की हल्की बूंदें गांव को भिगो रही थीं, अर्जुन और राधिका घर की छत पर बैठे थे। बारिश की ठंडक और चारों तरफ की शांति ने माहौल को और गहरा कर दिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर राधिका का हाथ थाम लिया और कहा, मामी, मैं जानता हूँ ये गलत है। समाज की नज़रों में शायद ये ठीक ना हो, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ।
आप मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरे दिल का सुकून है। राधिका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, अर्जुन, ये रिश्ता, ये दुनिया इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये प्यार हमें सिर्फ दर्द देगा। अर्जुन ने जवाब दिया, मामी, दुनिया की परवाह मुझे नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए जो है, वो सच्चा है। समाज का दबाव और फैसला कहानी ने तब मोड़ लिया जब गांव में दोनों की नज़दीकियों की बातें फैलने लगीं। राधिका को ताने सुनने पड़े और अर्जुन को भी परिवार की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। राधिका ने अर्जुन से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल भी अब अर्जुन के बिना अधूरा सा लगता था। एक दिन राधिका ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, लेकिन अगर हम साथ रहे तो ये समाज हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। तुम शहर जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ। मेरी खुशी तुम्हारी कामयाबी में है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने राधिका की बात मानी। उसने वादा किया कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, लेकिन राधिका को कभी नहीं भूलेगा। अंत अर्जुन शहर लौट गया और एक सफल इंजीनियर बना। राधिका गांव में ही रहीं, लेकिन उनकी मुस्कान में अब एक हल्की सी उदासी हमेशा रहती थी। दोनों कभी कभी चिट्ठियों के जरिए बात करते, लेकिन उनका प्यार अधूरा ही रहा। उनकी कहानी उस सच्चे प्यार की मिसाल बन गई जो समाज की बंदिशों में बंध कर भी दिलों में जिंदा रहता है। अर्जुन के शहर लौटने के बाद गांव की शांति राधिका के लिए एक बोझ बन गई थी। हर सुबह जब वह खेतों में काम करने जाती, तो उसकी नज़रें अनायास ही उस रास्ते की ओर चली जातीं जहां अर्जुन के साथ वह हंसते बात करते हुए चला करती थी। उसकी जिंदगी फिर से वही पुरानी दिनचर्या में लौट आई थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो हर पल उसे अर्जुन की याद दिलाता। चिट्ठियों का सिलसिला शहर में अर्जुन ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन रात की तन्हाई में उसका मन राधिका की ओर खींच जाता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर राधिका को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने अपने दिल की बातें बयां की। मामी, आपने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने को कहा और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आपके बिना ये शहर, ये कामयाबी सब अधूरा सा लगता है। आप ठीक तो हैं ना? कभी कभी मुझे लगता है काश मैं उस दिन आपको और समझा पाता कि मेरा प्यार सिर्फ एक आवेग नहीं, बल्कि मेरे दिल की गहराई है। राधिका को जब यह चिट्ठी मिली तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कई बार जवाब लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार कागज पर सिर्फ आंसू ही गिरे। आखिरकार एक रात जब चांद की रोशनी छत पर बिखरी थी, उन्होंने जवाब लिखा, अर्जुन, तुम्हारी चिट्ठी ने मेरे दिल को छू लिया। मैं चाहती हूँ कि तुम तरक्की करो, खुश रहो। मेरे लिए ये रिश्ता आसान नहीं है। समाज की दीवारें मेरे लिए बहुत ऊंची हैं, लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। इन चिट्ठियों ने दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनाए रखा। वे खुलकर अपने प्यार का इजहार तो नहीं कर पाते थे, लेकिन इन शब्दों में उनकी भावनाएं जिंदा रहती थीं। एक अनपेक्षित मुलाकात 2 साल बाद गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। अर्जुन को अपनी मां ने बुलाया और वह इस बार गांव लौटने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी नजरें राधिका को ढूंढ रही थीं। उत्सव की तैयारियों में राधिका मंदिर में फूलों की माला बनाती दिखीं। उनकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। अर्जुन ने धीरे से उनके पास जाकर कहा, मामी, आप अब भी वही माला बनाती हैं जैसे मेरे बचपन में बनाया करती थीं। राधिका ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ चीजें नहीं बदलती अर्जुन। उनकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन साथ में एक डर भी था। उस रात उत्सव के बाद जब सब लोग अपने अपने घर लौट गए, अर्जुन और राधिका मंदिर मंदिर के पास नीम के पेड़ के नीचे दोनों रुक गए। रात की खामोशी और चांद की रोशनी ने माहौल को और गहरा कर दिया। अर्जुन ने राधिका की ओर देखा और धीरे से कहा, मामी, इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन आपके बिना हर जीत अधूरी सी लगती है। मैं जानता हूं कि समाज हमें साथ देखना नहीं चाहता, लेकिन क्या हम अपने दिल की सुनने की हिम्मत नहीं जुटा सकते? राधिका की आंखें नम थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, अर्जुन, तुम जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन मैं एक ऐसी औरत हूं जिसे समाज ने पहले ही बहुत कुछ खोने को मजबूर किया है।
अगर हमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया तो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार को भी ताने सुनने पड़ेंगे। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मामी, मैंने हर उस रास्ते के बारे में सोचा है जो हमें अलग कर सकता है, लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर जानता हूँ, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अगर आपको मेरे प्यार पर भरोसा है तो हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक नया फैसला। राधिका चुप रहीं। उनके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। एक तरफ समाज का डर था, दूसरी तरफ अर्जुन का सच्चा प्यार। कई रातें उन्होंने सोच विचार में बिताईं। आखिरकार एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, राधिका ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैंने बहुत सोचा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं गांव की इस जिंदगी को छोड़कर तुम्हारे साथ शहर नहीं जा सकती। यहाँ मेरी जड़ें हैं, मेरी यादें हैं। लेकिन अगर तुम सचमुच मेरे साथ रहना चाहते हो तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ हमारी जिंदगी को कोई नाम देना जरूरी ना हो। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मामी, मैं तैयार हूँ। हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हम सिर्फ राधिका और अर्जुन होंगे, न कि मामी और भांजा। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद अर्जुन और राधिका ने गांव छोड़ दिया। अर्जुन ने अपनी नौकरी के जरिए एक छोटे से हिल स्टेशन में एक नया घर लिया, जहां लोग उनकी कहानी से अनजान थे। वहां उन्होंने एक साधारण जिंदगी शुरू की। राधिका ने एक छोटा सा फूलों का बगीचा बनाया और अर्जुन दिन में अपने काम पर जाता और शाम को राधिका के साथ वक्त बिताता। समाज की नज़रों से दूर, दोनों ने अपने प्यार को एक नया नाम दिया, साथ। उनकी जिंदगी में कई बार मुश्किलें आईं, खासकर जब गांव से उनके परिवार ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन राधिका और अर्जुन ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। अंत कई साल बाद उस हिल स्टेशन के छोटे से घर में राधिका और अर्जुन एक दूसरे के साथ खुश थे। उनकी कहानी गांव में अब भी चर्चा का विषय थी, लेकिन अब वह उन तानों से ऊपर उठ चुके थे। उनका प्यार, जो समाज की दीवारों को तोड़कर बचा था, अब उनकी ताकत बन चुका था। हर सुबह जब राधिका अपने बगीचे में फूलों को पानी देती और अर्जुन उसे दूर से देखकर मुस्कुराता, वे दोनों जानते थे कि उन्होंने अपने दिल की सुनी, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। राधिका और अर्जुन की नई जिंदगी हिल स्टेशन के उस छोटे से घर में धीरे धीरे अपनी रंगत पकड़ रही थी। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों की हरियाली और एक दूसरे का साथ, ये सब उनकी जिंदगी को एक खूबसूरत सपने जैसा बना रहा था। लेकिन प्यार की राह कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। उनके दिल में भले ही सुकून था, पर दुनिया की नज़रें और अतीत की छायाएं अभी भी उनके पीछे थीं। अतीत की साएं। एक दिन जब अर्जुन अपने ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि राधिका उदास बैठी थी। उनके हाथ में एक पुराना पत्र था जो गांव से आया था। यह पत्र राधिका की सास का था, जिसमें उन्होंने कड़वे शब्दों में लिखा था, राधिका, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गांव में लोग आज भी तुम्हारी और अर्जुन की बातें करते हैं। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? पत्र पढ़कर अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने राधिका से कहा, मामी, ये लोग हमें कभी नहीं समझेंगे। हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? राधिका ने गहरी सांस ली और बोली, अर्जुन, ये लोग मेरे परिवार थे। मैंने उनके साथ सालों बिताए। उनकी बातें मेरे दिल को चोट पहुंचाती हैं। मैं चाहती हूँ कि हम खुश रहें, लेकिन ये ताने मुझे अंदर तक तोड़ देते हैं। अर्जुन ने राधिका को गले लगाया और कहा, हम एक दूसरे के लिए हैं। हमारी दुनिया अब यही है। नई चुनौतियां। कुछ समय बाद अर्जुन के ऑफिस में एक सहकर्मी, माया। एक नई सुबह की शुरुआत। सर्द रात थी और गांव की शांत वादियों में केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। राधा, एक विधवा जो अपने पति के गुजरने के बाद से अकेलेपन की साए में जी रही थी, अपने छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हे के पास बैठी थी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने हमेशा अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की थी। उसका देवर किशन, जो गांव में अपनी मेहनत और नेकदिली के लिए जाना जाता था, अक्सर उसका ध्यान रखता था। किशन और राधा के बीच का रिश्ता हमेशा से सादगी और सम्मान से भरा था। लेकिन उस रात, जब हवा में ठंडक थी और आसमान में तारे चमक रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जो राधा के दिल को छू गया। रात के 11 बजे होंगे। राधा अपने बिस्तर पर लेटी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई।
राधा चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने अपनी चादर लपेटी और दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन है? उसने हल्की सी डरी हुई आवाज में पूछा। भाभी, मैं हूँ, किशन। बाहर से आवाज आई। राधा ने दरवाजा खोला। किशन बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लालटेन था, जिसकी मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राधा ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी रात को, किशन, सब ठीक है ना? राधा ने चिंता से पूछा। किशन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। भाभी, सब ठीक है, बस मन नहीं लगा, सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूं। राधा को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने उसे अंदर बुला लिया। दोनों आंगन में बैठ गए, जहां चांद की रोशनी फैली हुई थी। किशन ने लालटेन को एक तरफ रख दिया और राधा की ओर देखा। भाभी, मैं जानता हूँ आपके लिए ये साल आसान नहीं रहे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप कितनी मजबूत हैं। मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन आज आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कांप थी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किशन की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। क्या बात है किशन? उसने धीरे से पूछा। किशन ने एक पल रुककर कहा, भाभी, मैंने हमेशा आपके लिए अपने दिल में एक खास जगह रखी है। पहले तो ये सिर्फ सम्मान था, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ और हो गया। मैं जानता हूँ ये गलत लग सकता है, लेकिन मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, न सिर्फ एक देवर के रूप में, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। राधा की सांसें थम सी गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि किशन के मन में उसके लिए ऐसी भावनाएं होंगी। उसका मन उलझन में पड़ गया। एक तरफ समाज की रीतियां थीं और दूसरी तरफ किशन की सच्चाई, जो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। किशन, ये सब इतना आसान नहीं है, राधा ने कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और उलझन थी। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैं जानता हूँ भाभी, किशन ने कहा। मैं आपसे कुछ भी जल्दबाजी में नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे दिल की बात जान लें। मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा, चाहे आप जो भी फैसला लें। उस रात दोनों चुपचाप चांद की रोशनी में बैठे रहे। राधा के मन में एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन कहीं गहरे में उसे किशन की बातों में एक सुकून भी मिला। शायद ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो समय के साथ उनके रिश्ते को न्याय एक नई सुबह की शुरुआत जारी। चांद की रोशनी में राधा और किशन के बीच की खामोशी कुछ देर तक बनी रही। हवा में ठंडक थी, लेकिन किशन की बातों ने राधा के मन में एक गर्माहट सी पैदा कर दी थी। वह चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी, जहां तारे मानो उनकी इस अनकही कहानी के साक्षी बन रहे थे। किशन ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी। शायद वह राधा को अपने मन की उथल पुथल को समझने का वक्त देना चाहता था। कुछ देर बाद राधा ने धीरे से सिर उठाया और किशन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उलझन, डर और शायद कहीं गहरे में एक उम्मीद। किशन, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में कितने साल सिर्फ खामोशी और अकेलेपन के नाम रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए ऐसा सोचेगा, खासकर तुम। किशन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि ये सुनना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, सबके लिए, पर खुद के लिए कभी नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मुस्कुराएं, फिर से जिए। राधा के मन में एक तूफान सा उठ रहा था। उसने अपने पति को खोने के बाद जिंदगी को एक बोझ की तरह ढोया था। गांव की नज़रें, समाज की रीतियां और अपने दिल की खामोशी ने उसे बांध रखा था। लेकिन किशन की बातों में एक सच्चाई थी जो उसे झकझोर रही थी। किशन, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या होगा? राधा ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी हिचक थी। गांव वाले, रिश्तेदार, सब क्या कहेंगे? मैं एक विधवा हूँ और तुम मेरे देवर। ये दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। किशन ने एक गहरी सांस ली और राधा की आंखों में देखा। भाभी, दुनिया का डर मुझे भी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर हम अपने दिल की सुनने की हिम्मत नहीं करेंगे तो क्या हम सचमुच जिएंगे? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने सालों बाद किसी के मुंह से ऐसी बात सुनी थी जो सिर्फ उसके लिए थी, उसके दिल के लिए। उसने किशन की ओर देखा और पहली बार उसे उसकी मुस्कान में एक सुकून दिखा।
किशन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श गर्म था और उसमें एक अजीब सी ताकत थी जो राधा को बता रही थी कि वह अकेली नहीं है। किशन, मुझे वक्त चाहिए, राधा ने धीरे से कहा। उसका हाथ अभी भी किशन के हाथ में था। मुझे सोचने का समय दो, ये फैसला आसान नहीं है। किशन ने हल्के से सिर हिलाया। भाभी, मैं इंतजार करूंगा। जितना वक्त आपको चाहिए उतना लीजिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपने दिल की सुने। उस रात जब किशन वापस अपने घर लौटा, राधा आंगन में अकेली बैठी रही। चांद अब और चमक रहा था, मानो उसकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। राधा ने अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसे याद आया कि कैसे किशन ने हमेशा उसका साथ दिया था जब वह बीमार पड़ी थी, जब गांव वालों ने उसकी विधवा होने की वजह से ताने मारे थे, जब उसने अकेले में आंसू बहाए थे। किशन हमेशा चुपके से उसका ख्याल रखता था। दिन बीतने लगे। किशन और राधा के बीच की बातचीत अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। किशन उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाने की कोशिश करता। कभी वह उसके लिए बाजार से उसकी पसंदीदा मिठाई लाता, तो कभी आंगन में बैठकर उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाता। राधा को लगने लगा था कि उसका दिल, जो सालों से खामोश था, अब धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से रंगा हुआ था, राधा ने किशन को अपने पास बुलाया। किशन, उसने कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। मैंने सोच लिया। मैं नहीं जानती कि ये रास्ता आसान होगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। किशन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने राधा का हाथ थामा और कहा, भाभी, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। उस पल सूरज की आखिरी किरणों ने उनके चेहरों को रोशन किया और राधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे एक नया मौका दिया है, प्यार का, साथ का और एक नई सुबह का। अर्थ दे सकती थी एक नई सुबह की शुरुआत। जारी, राधा और किशन का फैसला उनके दिलों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया था। उस सूरज ढलने के पल ने न सिर्फ उनके रिश्ते को एक नया नाम दिया, बल्कि राधा के मन में बरसों से जमी उदासी को भी पिघलाना शुरू कर दिया। लेकिन गांव की तंग गलियों और चौक चौराहों पर नजरें और बातें तेजी से फैलती थीं। राधा और किशन दोनों जानते थे कि उनकी राह आसान नहीं होगी। फिर भी किशन की आंखों में जो दृढ़ता थी, वह राधा को हिम्मत दे रही थी। अगले कुछ दिन राधा के लिए एक सपने जैसे थे। किशन हर छोटी छोटी बात में उसका ध्यान रखता। सुबह सुबह वह राधा के लिए तुलसी के पौधे के पास पानी का लोटा रख जाता, ताकि उसे दूर कुएं तक न जाना पड़े। कभी वह गांव के मेले से राधा के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां लाता, और राधा, जो सालों से सादी साड़ियों में बंधी थी, उन चूड़ियों को देखकर शर्मा उठती। किशन की हर बात, हर हरकत में एक प्यार था जो राधा को फिर से जीने की वजह दे रहा था। एक शाम जब राधा आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, किशन पास आकर बैठ गया। उसने एक छोटा सा गुलाब का फूल राधा की ओर बढ़ाया। ये आपके लिए भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने फूल को हाथ में लिया। उसकी खुशबू ने उसके मन को एक अजीब सी ताजगी दी। किशन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी ये कहानी गांव वालों को पसंद नहीं आएगी? राधा ने फूल को सूंघते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब डर कम और एक नई हिम्मत ज्यादा थी। किशन ने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, मैंने पहले ही कहा था, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। लेकिन अगर आपको डर है, तो मैं आपके साथ गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि हमारा रिश्ता सच्चाई और सम्मान पर टिका है। राधा ने उसकी बात सुनकर हल्के से सिर हिलाया। उसे किशन की बातों पर भरोसा था, लेकिन गांव की रूढ़ियों का डर अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं बाकी था। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसे अपने पति की याद आई। उसने मन ही मन सोचा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या मैं अपने लिए जीने का हक रखती हूँ? तभी हवा का एक झोंका आया और खिड़की के पास रखा गुलाब का फूल हल्के से हिला। राधा को लगा मानो उसका जवाब मिल गया हो। अगले दिन किशन ने गांव के पंचायत के मुखिया रामलाल जी से मिलने का फैसला किया। वह राधा के साथ गया ताकि दोनों मिलकर अपनी बात रख सकें। रामलाल जी एक बुजुर्ग और समझदार इंसान थे, जो गांव में सबके लिए सम्मानित थे। किशन ने सारी बात खुलकर बताई, कैसे उसने राधा की जिंदगी में एक नया रंग भरने की कोशिश की और कैसे वह उसका हमेशा साथ देना चाहता है। रामलाल जी ने पहले तो चुपचाप सुना,
फिर राधा की ओर देखकर कहा, बेटी, तुमने बहुत दुख देखा है। अगर तुम्हारा दिल किशन के साथ खुश है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन गांव की बातें आसान नहीं होती। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मजबूती से निभाना होगा। राधा की आंखें नम थीं, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ बाबूजी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आएं। रामलाल जी ने मुस्कुराकर दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने गांव वालों को समझाने का वादा किया ताकि राधा और किशन को कोई परेशानी न हो। उस दिन जब राधा और किशन पंचायत के घर से बाहर निकले तो आसमान में बादल छाए थे, लेकिन राधा के दिल में एक नई रोशनी थी। वक्त बीतता गया। गांव में कुछ लोग अब भी ताने मारते, लेकिन किशन और राधा ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। किशन ने राधा के लिए एक छोटा सा बगीचा बनाया, जहां वह हर सुबह फूलों को पानी देती और किशन के साथ हंसती बातें करती। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उनकी सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। राधा, जो कभी सिर्फ एक विधवा के रूप में जानी जाती थी, अब किशन की साथी के रूप में गांव की कहानियों में शामिल हो गई थी। एक साल बाद गांव के मेले में राधा और किशन साथ साथ घूम रहे थे। राधा ने पहली बार रंग बिरंगी साड़ी पहनी थी और उसकी कलाइयों में चूड़ियां खनक रही थीं। किशन ने उसकी ओर देखा और कहा, भाभी, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग है। राधा ने शर्माते हुए कहा, किशन, अब मुझे भाभी मत बुलाओ, बस राधा कहो। किशन ने हंसते हुए उसका हाथ थामा और दोनों मेले की भीड़ में खो गए, जहां उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं। रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। चटकनी की हल्की सी आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर दिया। मैंने सोने का नाटक किया, पर मेरी सांसें जैसे थम सी गई थीं। मुझे अंदाज़ा था कि वह क्यों आए हैं, फिर भी मैं चुप रही, अपने दिल की उथल पुथल को दबाकर। उस रात जो हुआ वह मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 28 साल। मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अपने ससुर अखिलेश जी के साथ रहती हूँ। हमारा मकान पुराना है, गलियां तंग हैं, लेकिन दिलों में जो तूफान उठ रहा था वह बिल्कुल नया था। 2 साल पहले मेरी सास, माँ जैसी, कैंसर से हमें छोड़ गईं, और मेरे पति रोहन 3 साल पहले एक कार हादसे में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और अखिलेश जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। मैं दिन भर एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। घर लौटकर खाना पीना, बाजार, सब संभालती हूँ। अखिलेश जी, जो अब 45 साल के हैं, पहले मोहल्ले के चहेते इंसान थे। उनकी हंसी, उनके किस्से, चौपाल पर उनकी बातों का वजन, सब कुछ गली में गूंजता था। लेकिन माँ के जाने के बाद वह जैसे टूट से गए। दिन भर अपने कमरे में या टीवी के सामने क्राइम शो देखते रहते। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कम कर सकती हूँ? क्या उनकी जिंदगी में फिर से कोई रंग भर सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गली में कुत्तों की आवाजें गूंज रही थीं। अखिलेश जी का कमरा ऊपर था और मेरा नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ? मैं डरते डरते ऊपर गई। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। अखिलेश जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे, शायद कोई पुरानी तस्वीर या वीडियो। पास में रखा गिलास अचानक जमीन पर गिर गया, लेकिन वह इतने खोए हुए थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी तड़प भी। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और लेट गए। मैं धीरे से नीचे अपने कमरे में लौट आई। उस रात जो मैंने देखा उसने मेरे दिल में हलचल मचा दी। अखिलेश जी अकेलेपन से जूझ रहे थे, लेकिन अपने दर्द को छिपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उनके दिल में वो खोया हुआ सुकून ला सकती हूँ? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का मसाला डोसा बनाया और साथ में फिल्टर कॉफ़ी। जब मैंने उनके सामने परोसा, वह चौंक गए। रिया, ये सब इतनी सुबह? मैंने हंसकर कहा। अखिलेश जी, आपकी वो पुरानी वाली मुस्कान लाने के लिए ये डोसा तो छोटी सी बात है। वह हल्का सा मुस्कुराए
और मेरे दिल को जैसे ठंडक मिल गई। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गली में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने धीरे से कहा, अखिलेश जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम जब मैं कॉल सेंटर से लौटी, अखिलेश जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, अखिलेश जी, आपको याद है आप कहाँ करते थे कि ज़िंदगी एक गाना है जो हर धुन में बहता है? वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब तो मेरा गाना जैसे थम सा गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए हम इस गाने में नई धुन जोड़ते हैं। हम एक दूसरे के लिए वो संगीत बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा कि अखिलेश जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में हिचक थी, लेकिन एक गहरी चाहत भी। मैंने पूछा, अखिलेश जी, सब ठीक? वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया, तूने आज जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ और भी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हल्के से कहा, अखिलेश जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद हम एक दूसरे में वो खुशी ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी थमती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक उतर गई। वह बोले, रिया, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अखिलेश जी, जो आसान होता है उसमें मज़ा कहाँ। बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे गुनगुनाने लगती है। उस रात हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पुरानी बातें, माँ के किस्से, रोहन की शरारतें, और वो दिन जब घर में हंसी गूंजती थी। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। अखिलेश जी की आंखों में वो खालीपन कम हो गया और मेरा दिल भी हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं दफ्तर से लौटी, अखिलेश जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की मसाला चाय और पकौड़े बनाए थे। रिया, आज तुझे कुछ छटपटा चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने जवाब दिया, अखिलेश जी, आपने तो मेरी जिंदगी में पहले ही तड़का डाल दिया। वो एक नई शुरुआत थी। न कोई नाम, न कोई रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर की दुनिया वही थी, लोग, उनकी बातें, उनका शोर, लेकिन हमारे घर में एक नई सुबह थी, जहाँ रिश्ते नहीं, बस एहसास थे। उस दिन के बाद हमारे घर में जैसे एक नया रंग बिखरने लगा। अखिलेश जी की आंखों में वो पुरानी चमक धीरे धीरे लौट रही थी, और मेरा दिल भी जैसे हर दिन हल्का हो रहा था। मैं कॉल सेंटर से लौटती और अखिलेश जी आंगन में मेरे लिए मसाला चाय या कोई छोटा मोटा नाश्ता तैयार रखते। उनकी वो छोटी छोटी कोशिशें मेरे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थीं। एक शाम की बात है। बारिश हो रही थी और लखनऊ की तंग गलियों में पानी की छप छप की आवाज़ गूंज रही थी। मैं दफ्तर से भीगते हुए लौटी। अखिलेश जी दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में एक तौलिया और मेरी पसंद की अदरक वाली चाय थी। रिया, तू भी ना छाता ले जाना भूल जाती है, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने तौलिया लिया और मुस्कुराकर बोली, अखिलेश जी, जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं तो छाते की क्या ज़रूरत। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो गर्माहट चमकी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात हम दोनों आंगन में बैठे। बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, अखिलेश जी, आपको याद है आप माँ को कैसे लव लेटर लिखा करते थे? वो किससे सुनाया कीजिए। वह हंसे और उनकी हंसी में वो पुराना जोश था। रिया, वो तो जवानी के दिन थे। तेरी सासू माँ को मैंने पहला लेटर एक गुलाब के साथ दिया था। वो गुस्सा हो गई थीं, लेकिन फिर चुपके से मुस्कुराई थीं। मैंने हंसकर कहा, तो अब आप मेरे लिए एक लेटर लिखेंगे? वह ठिठक गए, फिर धीरे से बोले, रिया, अब तो मेरे अल्फाज तुझ में ही बसते हैं। लेटर की क्या ज़रूरत। उनकी बात ने मेरे दिल में जैसे आग सी लगा दी। मैं चुप रही, लेकिन मेरी आंखें शायद सब कुछ कह रही थीं। उस रात जब मैं अपने कमरे में जाने लगी, अखिलेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियों में वो गर्माहट थी जो मेरे पूरे वजूद को सुकून दे रही थी। रिया, उन्होंने धीरे से कहा, तूने मेरी जिंदगी में फिर से बारिश ला दी। लेकिन ये रास्ता, क्या हम सही जा रहे हैं?
मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अखिलेश जी, दिल का रास्ता कभी गलत नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम अपने दिल की बात दबा लें तो क्या जीना बाकी रह जाएगा। उस रात हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। हम बस एक दूसरे के करीब बैठे, पुरानी यादों को ताज़ा किया। अखिलेश जी ने बताया कि कैसे वह और माँ हर बारिश में छत पर चाय पीते थे। मैंने कहा, तो चलिए कल हम भी छत पर चाय पियेंगे। वह मुस्कुराए और बोले, रिया, तू सच में मेरी जिंदगी में एक नई धुन ले आई है। अगले दिन मैंने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली। घर लौटते वक्त मैंने बाजार से अखिलेश जी की पसंद की मिठाई, रसगुल्ले खरीदे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अखिलेश जी ने छत को सजा रखा था। पुरानी कुर्सियों पर रंग बिरंगे तकिए और एक छोटा सा रेडियो जिसमें पुराने गाने बज रहे थे। ये क्या अखिलेश जी? मैंने हंसकर पूछा। वह शर्माते हुए बोले, सोचा तुझे बारिश में चाय पिलाऊं, जैसे पुराने दिन थे। मेरे दिल में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। हम छत पर बैठे। बारिश की हल्की फुहारें थीं और रेडियो पर रिमझिम गिरे सावन बज रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अखिलेश जी, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रिया, तू मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं, मेरे दिल की धड़कन बन गई है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, तो फिर ये धड़कन कभी रुकने न दें। उस रात जब हम छत से नीचे आए, अखिलेश जी ने मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। वो पल इतना कोमल, इतना पवित्र था कि मेरे दिल में जैसे सारी दुनिया की खुशी समा गई। हमने कोई सीमा नहीं लांघी, बस एक दूसरे के दिलों को थाम लिया। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। अखिलेश जी फिर से गली की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ हंसने लगे। मैं जब दफ्तर से लौटती तो वह मेरे लिए कोई नई रेसिपी बनाकर रखते। एक दिन उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा गुलाब का पौधा लाकर कहा, रिया, ये तेरा है, जैसे तूने मेरे सूखे हुए दिल में फिर से फूल खिलाए। मैंने वो पौधा लिया और उनकी आंखों में देखकर कहा, अखिलेश जी, ये फूल हम दोनों का है, हम इसे साथ मिलकर खिलाएंगे। बाहर की दुनिया में लोग अब भी बातें करते थे। कुछ ने हमें स्वीकार किया, कुछ ने नज़रें फेर लीं, लेकिन हमारे छोटे से घर में एक नई दुनिया बस रही थी, जहाँ न कोई नाम था, न कोई रिश्ता, बस दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कन बन गए थे। रात के 1 बजे धड़कनें तेज थीं। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और चटकनी की आवाज़ आई। मुझे अंदाज़ा था कि वह क्यों आए हैं। मैं चुप रही, सांसें थामे, अपने दिल को समझाने की कोशिश करती रही। उस रात जो हुआ वह मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 26 साल। मैं अपने ससुर रमेश जी के साथ लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। हमारा मकान पुराना है, गलियां तंग हैं, लेकिन दिलों में जो उथल पुथल चल रही है वह बिल्कुल नई है। 2 साल पहले मेरी सास सुनीता माँ को बीमारी ने हमसे छीन लिया। मेरे पति अर्जुन तो 4 साल पहले एक कार दुर्घटना में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और रमेश जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। मैं दिन भर एक बीपीओ में काम करती हूँ। घर लौटकर खाना, बाजार और बाकी जिम्मेदारियां संभालती हूँ। रमेश जी कभी मोहल्ले के सबसे हंसमुख इंसान हुआ करते थे। उनकी गहरी आवाज़ और ठहाके गलियों में गूंजते थे। हर शाम चौपाल पर उनके दोस्तों का जमावड़ा लगता था, लेकिन माँ के जाने के बाद वह जैसे टूट से गए। दिन भर अपने कमरे में या टीवी पर क्राइम शो देखते रहते। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देती थी। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कम कर सकती हूँ? क्या उनकी जिंदगी में फिर से रौनक ला सकती हूँ? एक रात करीब 2:30 मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था। बाहर सड़क पर कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। रमेश जी का कमरा ऊपर था, मेरा नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या हुआ? डरते डरते मैं दबे पांव ऊपर गई। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। रमेश जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे। दूसरा हाथ शायद कुछ और कर रहा था। तभी उनके पास रखा स्टील का गिलास जमीन पर गिर गया, लेकिन वह इतने खोए थे कि उन्हें भनक तक नहीं हुई। मैंने देखा, वह एक वीडियो में डूबे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और लेट गए। मैं चुपके से नीचे अपने कमरे में लौट आई। नीचे आकर जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। रमेश जी
जिन्हें मैं हमेशा एक पिता की तरह देखती थी, क्या वह भी इस अकेलेपन से जूझ रहे थे? लेकिन फिर मैंने सोचा, यह तो इंसानी फितरत है, इसमें गलत क्या है? उनके अकेलेपन ने मेरे दिल को छू लिया। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उनके दिल में बुझी उस चिंगारी को फिर से जला सकती हूँ? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया, प्याज का पराठा और मसाला चाय। जब मैंने उनके सामने परोसा, वह चौंक गए। रिया, ये सब इतनी सुबह? मैंने हंसकर कहा। रमेश जी, आपकी वो पुरानी हंसी वापस लाने के लिए ये पराठा तो छोटी सी बात है। वह हल्के से मुस्कुराए और मेरे दिल को सुकून सा मिला। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गलियों में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, रमेश जी ने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात मेरे दिल को गहरे तक छू गई। मैंने धीरे से कहा, रमेश जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटी, रमेश जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, रमेश जी, आपको याद है, आप कहाँ करते थे कि जिंदगी एक समंदर है जो थमता नहीं। वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब मेरा समंदर सूख सा गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए हम इस समंदर में फिर से लहरें लाते हैं। हम एक दूसरे के लिए वो बारिश बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा कि रमेश जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में हिचक थी, लेकिन एक अनकही चाहत भी। मैंने पूछा, रमेश जी, सब ठीक? वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया, तूने जो आज कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ और भी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने हल्के से कहा, रमेश जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है। शायद हम एक दूसरे में वो सुकून ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी तो नहीं रुकती। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक उतर गई। वह बोले, रिया, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, रमेश जी, जो आसान। रोमांटिक कहानी। एक बारिश भरी रात की शुरुआत। रात के 12 बजे थे। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे समय की गति को माप रही थीं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क से आसमान कभी कभी चमक उठता था। मैं, अनन्या, 22 साल की, अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में सन्नाटा पसरा था। मेरे माता पिता और भाई बहन एक पारिवारिक शादी में गए थे और मैं घर की देखभाल के लिए रुक गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे चचेरे भाई आरव 28 साल के थे, जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुके थे ताकि मैं अकेली न रहूं। बिजली की कड़क से मेरे दिल में डर सा समा गया। मैंने कंबल को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की। डर के मारे मैंने आवाज दी, आरव भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही पलों में आरव मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अनन्या, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, उन्होंने नरम स्वर में कहा। मैंने बिस्तर पर थोड़ा खिसक कर जगह बनाई और कहा, भैया, यहाँ लेट जाइए, मुझे सचमुच डर लग रहा है। आरव हल्का सा मुस्कुराए और मेरे पास लेट गए। उनकी मौजूदगी से मेरा डर कुछ कम हुआ। बारिश की बूंदों की आवाज और उनकी सांसों की हल्की गति से कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। अचानक एक और तेज बिजली कड़की। मैं डरकर आरव से लिपट गई। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और उनकी बाहों में मुझे एक अनजानी सी गर्माहट महसूस हुई। कुछ देर तक मैं वैसे ही लिपटी रही। फिर धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी भावना ने घेर लिया। न डर, न घबराहट, बल्कि कुछ और, जैसे कोई अनकहा एहसास मेरे दिल को छू रहा हो। आरव ने मेरी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, अनन्या, डरो मत, मैं हूं ना। उनकी आवाज में इतना सुकून था कि मैं उसमें खो सी गई। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुईं। उन्होंने मुझे अपने कॉलेज के दिनों की कहानियां सुनाई, कैसे वो अपने दोस्तों के साथ रात भर बातें करते थे और कैसे उनकी पहली पसंद की लड़की ने उन्हें एक बार बारिश में भीगते हुए देखकर छाता दे दिया था। मैं हंस पड़ी। भैया, आप तो बहुत रोमांटिक हैं। वो भी हंसे और बोले, अरे,
अब तो बस पुरानी यादें बची हैं। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? कोई खास दोस्त है स्कूल में? मैं शर्मा गई और बोली, नहीं भैया, मैं तो बस पढ़ाई में डूबी रहती हूँ। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मेरे शब्दों के पीछे की अनकही बातों को पढ़ रहे हों। उस रात हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो आरव पहले ही उठकर नाश्ता बना रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा, भैया, आप किचन में? वो हंसे, हाँ, तुझे डर से बचाने के बाद अब भूख से भी बचाना है। उनकी इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। उस दिन हमने साथ में नाश्ता किया और फिर वो अपने काम पर चले गए। शादी का सीजन और अनन्या का अकेलापन। जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी और शादियों का मौसम भी जोरों पर था। मेरे घर में खाला की बेटी की शादी थी और सबको वहां जाना था। लेकिन घर को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, क्योंकि चोरी का डर रहता था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर रुकूंगी। मुझे शादी में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी के आगे मैंने हामी भर दी। पापा ने आरव को फ़ोन किया। आरव, कुछ दिन के लिए अनन्या के साथ हमारे घर रह सकते हो? वो अकेली है और हमें उसकी चिंता है। आरव तुरंत तैयार हो गए। अंकल, चिंता न करें, मैं रात को घर आ जाऊंगा और अनन्या की देखभाल करूंगा। आरव की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी अपने मायके गई थी, इसलिए वो अकेले थे। शाम को जब सब शादी के लिए निकल गए, मैं घर में अकेली थी। तभी आरव का फ़ोन आया। अनन्या, खाने में क्या खाएगी? मैंने हंसते हुए कहा, भैया, कुछ तीखा और स्वादिष्ट, जैसे पनीर टिक्का। वो बोले, ठीक है, मैं ले आता हूँ। जब वो आए तो उनके साथ पनीर टिक्का और ढेर सारी मिठाइयाँ भी थीं। मैंने रोटी और चावल पहले ही बना लिया था। हमने साथ बैठकर खाना खाया। आरव ने मुझसे कहा, अनन्या, तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। उनकी तारीफ सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। मैंने हंसकर कहा, भैया, आप भी तो कम हैंडसम नहीं हैं। चाची कितनी लकी हैं। वो हंसे और बोले, अरे, शादी के बाद तो बस काम और घर की भागदौड़ है, लेकिन तुम्हारी हंसी देखकर पुराने दिन याद आ गए। खाने के बाद हम देर तक बातें करते रहे। रात के 1 बजे तक हम हंसते बतियाते रहे। आरव की बातों में एक अजीब सा जादू था। वो हर पल को हल्का और खुशनुमा बना देते थे। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई और वो अपने कमरे में। एक अनकहा एहसास। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और नाश्ता बनाने लगी, लेकिन आरव अभी भी सो रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी, भैया उठिए, आपको लेट हो जाएगा। जब वो नहीं उठे तो मैं उनके कमरे में गई। उनकी नींद में एक मासूमियत थी जो मुझे देखते ही रहने को मजबूर कर रही थी। मैंने हल्के से उनकी चादर खींची और वो एकदम से उठ बैठे। अरे अनन्या, इतनी सुबह? मैं हंस पड़ी और बोली, भैया, नाश्ता तैयार है, जल्दी नहा लीजिए। उस दिन घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। मैंने पेंटिंग की, फिर फ़ोन चलाया और कब सो गई पता ही नहीं चला। जब उठी तो देखा कि आरव के आने का समय हो गया था। मैंने जल्दी से नहाया और अपनी पसंदीदा नीली ड्रेस पहनी। ये ड्रेस मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट थी और मुझे बहुत पसंद थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, आरव की नज़र मुझ पर ठहर गई। वाह अनन्या, ये ड्रेस तो तुम पर कमाल लग रही है, उन्होंने कहा। उनकी तारीफ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात बिजली चली गई। गर्मी से मैं पसीने में भीग चुकी थी। आरव ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और बोले, अनन्या, गर्मी बहुत है, चलो खाना बनाते हैं। हमने मिलकर खाना बनाया। किचन में काम करते हुए उनकी नज़रें बार बार मुझ पर रुक रही थीं। मुझे उनकी नज़रों में एक अनकहा सा आकर्षण दिख रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। वो मेरे चचेरे भाई थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन की उलझनें गलत दिशा में जाएं। खाना बनने के बाद मैंने फिर से नहाया और एक हल्की नाइटी पहनी। जब मैं छत पर गई, जहां हमने सोने का फैसला किया था, तो आरव मुझे देखकर चुप हो गए। अनन्या, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैं शर्मा गई और बोली, भैया, आप भी तो कम नहीं हैं। एक नई शुरुआत। उस रात छत पर लेटे हुए हमने ढेर सारी बातें की। आरव ने मुझसे पूछा, अनन्या, तुम्हारा सपना क्या है? तुम जिंदगी में क्या चाहती हो? मैंने कहा, भैया, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में प्यार हो, सुकून हो, कोई ऐसा जो मुझे समझे, मेरे सपनों को सपोर्ट करे। वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ऐसा इंसान जरूर मिलेगा। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है।
उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। उस रात हमारी बातों में एक गहरी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बन गया। मैंने महसूस किया कि आरव सिर्फ मेरे भाई नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त थे जो मेरे हर डर, हर सपने को समझते थे। कुछ दिन बाद जब मम्मी पापा लौटे, तो मैंने अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। आरव मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहे। वो अक्सर मुझे फ़ोन करके मेरी पढ़ाई और सपनों के बारे में पूछते। उनकी बातें मुझे हमेशा हिम्मत देती थीं। समय बीता और एक दिन मम्मी ने मुझसे शादी की बात की। मैंने उनसे कहा, मम्मी, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन जब भी शादी करूँगी वो किसी ऐसे इंसान से होगी जो मेरे सपनों को समझे। मम्मी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, तुम्हें ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैंने अपने सपनों को सच करने की राह चुनी। और आरव, वो मेरे लिए हमेशा एक ख़ास इंसान रहेंगे। न सिर्फ मेरे भाई, बल्कि एक ऐसे दोस्त के रूप में जिन्होंने मुझे मेरे डर से निकलकर अपने सपनों की ओर बढ़ना सिखाया।